हेलो। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम पश्चिम बंगाल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सफर को गहराई से समझने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक डेटा और सीधे सोर्स मटेरियल से लिए गए फैक्ट्स हैं, जिनके जरिए हम इस बेहद जटिल विषय के हर पहलू को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे। तो आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा इन 5 मुख्य बिंदुओं पर टिकी होगी। हम शुरुआत करेंगे एक बड़े ऐतिहासिक अंतर से, फिर चलेंगे राज्य के उस सुनहरे दौर में, उसके बाद बात करेंगे संस्थागत पतन की, सत्ता में हुए बदलाव की, और अंत में देखेंगे आज की जमीनी हकीकत। चलिए बिना देर किए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक स्पष्ट अंतर, या कहें दो बिल्कुल अलग युगों की कहानी। अब जरा इस अंतर को देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। ऐतिहासिक रूप से ये वो राज्य था जिसने आधुनिक सिंगापुर के निर्माता ली क्वान यू तक को प्रेरित किया था। भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो यहीं दौड़ी थी और देश को पहली महिला कमर्शियल पायलट भी यहीं से मिली। लेकिन आज की तस्वीर देखिए। भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 28 राज्यों में से ये 27वें नंबर पर है। पूरे देश के करीब 4 लाख भिखारियों में से 1 लाख सिर्फ इसी राज्य में है, और सेकेंडरी एजुकेशन में भी ये काफी पिछड़ गया है। तो सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग 2, बंगाल का स्वर्ण युग और उसकी समृद्धि का ऐतिहासिक आधार। 1947 के इस डेटा पर गौर करें तो ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, आजादी के वक्त सिर्फ एक अकेला क्षेत्र पूरे भारत के औद्योगिक उत्पादन का 27% से ज्यादा हिस्सा पैदा कर रहा था। टाटा और बाटा जैसी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती थी। ये आंकड़ा चीख चीख कर बताता है कि उस सुनहरे दौर में इस राज्य की आर्थिक और इंडस्ट्रियल ताकत किस स्तर की थी। और बात सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं थी। अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारा सोर्स बताता है कि ये बौद्धिक नेतृत्व का भी सबसे बड़ा केंद्र था। एशिया का पहला आधुनिक शैक्षणिक संस्थान यहीं खुला था। गॉड्स पार्टिकल वाले सत्येंद्र नाथ बोस, सती प्रथा खत्म करने वाले राजा राम मोहन राय, सबसे मुश्किल आईसीएस परीक्षा में चौथी रैंक लाने वाले सुभाष चंद्र बोस और मार्कोनी से भी पहले रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करने वाले जेसी बोस, ये सभी इसी धरती से थे। बिल्कुल एक ग्लोबल पावर हाउस। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। आते हैं तीसरे चरण पर, संस्थागत पतन और कम्युनिस्ट युग। देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। 1967 में एक भयंकर खाद्य संकट आया और शरणार्थियों की समस्या भी चरम पर थी। इसी वजह से पहली बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 1968 में अशोक कुमार के एक कार्यक्रम में जो भयानक राजनीतिक हिंसा हुई, उसने तो जैसे खतरे की घंटी बजा दी। इन सारी उथल-पुथल ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसने अंततः 1977 में सीपीआईएम को पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दे दिया। अब 1968 की हिंसा के बाद जो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई, वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। एक बहुत ही मशहूर बयान दिया गया, सर्वहारा वर्ग का बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ उदय। सोर्स बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि इस तरह की बयानबाजी और फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ बढ़ती शारीरिक हिंसा का सीधा नतीजा ये हुआ कि आदित्य बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने वहां से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया। बड़े इन्वेस्टमेंट्स धड़ाधड़ वापस जाने लगे। और ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 28,000, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। 1977 से 2011 के बीच दर्ज हुई राजनीतिक हत्याओं का ये आंकड़ा सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये उस दौर के पॉलिटिकल कैडर सिस्टम की एक बहुत ही खौफनाक मानवीय कीमत थी, जहां किसी भी तरह की असहमति का जवाब अक्सर हिंसा से दिया जाता था। खैर, इस सब का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना ही था। और वो असर कैसा था, ये आप इस चार्ट में बिल्कुल साफ देख सकते हैं। जो राज्य का भी देश का इंडस्ट्रियल इंजन था, उसका राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान 1960 के 10.5% से लुढ़क कर 2011 में सिर्फ 6.5% रह गया। मजेदार बात तो ये है कि यही वो दौर था जब मैनुअल नौकरियों को बचाने के नाम पर कंप्यूटर जैसी नई तकनीक का कड़ा विरोध किया गया, और नतीजा, ये पूरा क्षेत्र आईटी क्रांति का हिस्सा बनने से पूरी तरह चूक गया। तो आगे क्या हुआ? आइए चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता परिवर्तन, ममता बनर्जी और टीएमसी। ये सत्ता परिवर्तन अपने आप में एक लंबी जद्दोजहद की कहानी है। शुरुआत 1990 से होती है, जब एक बड़ा शारीरिक हमला हुआ। फिर 1998 में टीएमसी का जन्म हुआ। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 2006 का साल,
सिंगुर में टाटा नैनो प्लांट के खिलाफ वो 21 दिन का लंबा अनशन और नंदीग्राम का उग्र विरोध प्रदर्शन, इन घटनाओं ने ऐसा मोमेंटम बनाया कि 2011 में वो ऐतिहासिक जीत मिली जिसने 34 साल पुराने शासन की जड़ें पूरी तरह से उखाड़ दी। पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। हमारा सोर्स बहुत स्पष्ट रूप से दावा करता है कि सत्ता भले ही बदल गई हो, लेकिन सिस्टम बहुत हद तक वही रहा। पुरानी सरकार के कैडर नई व्यवस्था में घुल मिल गए और एक सिंडिकेट, या जिसे कटमनी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर बन गया। जरा सोचिए, पीएम आवास योजना के घरों से लेकर मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी और तो और राज्य की तरफ से अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाले 2000 रुपए के फंड में से भी 200 रुपए का कमीशन कटने लगा। स्थानीय निर्माण सामग्री के ठेकों पर भी पूरी तरह से एकाधिकार जमा लिया गया। और बात सिर्फ कट मनी तक नहीं रुकी। इस दौरान इतने बड़े विवाद सामने आए जिन्होंने नई सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त दावे को बुरी तरह चुनौती दी। शारदा पोंजी स्कैम को ही ले लीजिए, जहां 17 लाख लोगों का पैसा डूब गया और 200 लोगों ने दुखद रूप से जान दे दी। फिर कैमरे पर पैसे लेते हुए नारदा स्टिंग और एसएससी भर्ती घोटाला, जहां भारी मात्रा में कैश मिला और 25,000 नौकरियां रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा व्हाट्सएप पर सिर्फ एक कार्टून शेयर करने के लिए एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी ने भी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी हिस्से पर, वर्तमान की वास्तविकता, जहां एक तरफ कल्याणकारी योजनाएं हैं तो दूसरी तरफ आर्थिक विकास की चुनौतियां। बिल्कुल, हाल के दिनों की बात करें तो हमारे सोर्स ने कुछ बेहद गंभीर घटनाओं पर रोशनी डाली है, जैसे संदेश खाली का मामला, जहां 55 दिनों तक एक लंबा तलाशी अभियान चला, और फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 36 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के बाद हुई वो खौफनाक और दुखद घटना। इसने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद जिस तरह से डॉक्टर और आम नागरिक न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे, वो एक बहुत बड़े जन आक्रोश का सबूत था। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच एक कथित बयान सामने आया कि लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अब सोर्स इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाता है कि ये बयान उस लीडर की तरफ से आया जिनका खुद का महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ने का एक बहुत लंबा और मजबूत इतिहास रहा है। ये एकदम विपरीत बात थी और स्वाभाविक है कि इसके कारण जनता में भारी निराशा और कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लेकिन देखिए, इन सबके बीच एक दूसरा पहलू भी है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। इन तमाम विवादों के बावजूद इस प्रशासन ने जिस स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं का जाल बिछाया है, वो वाकई असाधारण है। सोर्स स्पष्ट करता है कि 70 से ज्यादा अलग अलग स्कीम्स लागू की गईं। कन्याश्री की वजह से लड़कियों का स्कूल छोड़ना काफी कम हो गया। लक्ष्मी भंडार के जरिए महिलाओं को सीधे नकद सहायता मिल रही है। शादी के लिए रूपश्री और गरीब परिवारों के लिए 2 रुपए किलो चावल ने बड़ी राहत पहुंचाई है। सच कहें तो यह वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मॉडल है जो अब पूरे देश में बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। तो अंत में हम उसी उत्तेजक सवाल पर वापस आते हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल ने बहुत ही खूबसूरती से उठाया है। क्या ये राज्य सिर्फ गरीबी को मैनेज करने के एक चक्र में फंसकर रह गया है, या फिर क्या ये अपने उसी ऐतिहासिक सुनहरे शिखर पर वापस जाने का रास्ता कभी खोज पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस क्षेत्र के आर्थिक और राजनीतिक भविष्य के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।